हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और होपफुली सब ठीक होंगे। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। ये बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा आपको, गांव में हूँ। वही मम्मी के काम के लिए आए थे। जब मैं आई थी मैंने आपको अपडेट दिया ही था। उसके बाद हम घर गई नहीं हूँ, यहीं पे हूँ तब से। या कह लीजिए कि लॉकडाउन का भी लग गया और दिवाकर जी का WFH भी हो गया। तो फिर मैंने बोला कि जाके करेंगे क्या, माहौल वैसे ही ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे हैं, गांव में ही हैं तब से। पापा के यहाँ फैज़ाबाद अयोध्या में ही हूँ मैं। मम्मी का सारा काम निपट ही गया, 13वीं वगैरह। और उसके बाद कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अभी ठीक है। अभी तो आवाज़ भी निकल रही है, खांसी भी नहीं आ रही है। नहीं तो पहले तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। बट अभी थैंकफुली ईश्वर की दुआ से सब कुछ ठीक है। और मैंने बहुत टाइम से, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि तुम वापस आओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बन रही है। लेकिन थोड़ा सा होता है ना, आप डिस्टर्ब होते तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। सेम वही चीज़ हो रही थी, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा थी, फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। लेकिन फाइनली आज मैं कैमरा लेके भी नहीं आई हूँ, मेरा मोबाइल भी ठीक नहीं है। मैं मांग के, किसी और से फ़ोन मांग के वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना कुछ लेके नहीं आई। इतना इतना होशोवास ही नहीं था, इतना सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे सब लोग यहीं पे हैं। पापा, अमन, दिवाकर जी एंड डुग्गू। डुग्गू तो वहीं खड़ा होगा, देखो कहीं, पता नहीं। डुग्गू कहाँ? अच्छा ये रहा। डंडा तोड़ रहा है। तो यही सब चल रहा है। काफ़ी लोग पूछे थे मम्मी को हुआ क्या, कैसे कैसे ऐसे, मतलब अचानक से। वो हमें भी नहीं पता यार। मतलब मेरे लिए जितना अचानक आपके लिए था ना सुनने के लिए कि अचानक से सोनिया की मदर के साथ ये हुआ, उतना ही ट्रस्ट में, उतना ही अचानक मेरे लिए था सुनने के लिए। क्योंकि जब वो एक्सपायर हुई, एक दिन पहले मैं उनसे मिल के आई थी। वेडनेसडे को एक्सपायर हुई थी, मंडे इवनिंग में मिल के आई थी मैं। संडे भी गई थी, मंडे भी गई थी, मिल के आई थी। और जब वो एक्सपायर हुई हैं उसके उसी दिन 2-3 घंटे पहले उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। 2 घंटे लग के आसपास पहले। ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, खाना वाना बनाया, अपना बनाया था। इवन जब वो एक्सपायर हुई हैं, आप यकीन करेंगे, जब मैं वहाँ गई हूँ तो दूध गर्म करके रखा हुआ था और रोटी के लिए आटा गूंथा हुआ था, फ्रिज में रख दिया था, बाद में किसी ने उठा के। और आलू परवल की सब्ज़ी बनी हुई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितना कुछ करके गई थी। जब एक्सपायर हुई थी तो मुझे बस एक, मतलब मैं कॉल पे थी, मैं कॉल पे दर्शन दीदी से बात कर रही थी फ़ोन पे। कुछ साड़ी वाड़ी की बात चल रही थी हमारे बीच में, ब्लाउजेस वगैरह सिलवाने की। वेटिंग में एक कॉल आता है जो कि मेरे कज़न है, उनका आया। उन्होंने सिर्फ ये कहा मुझसे कि शालू बच्ची, चाची की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, जी घबरा रहा है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा अचानक कैसे, अभी तो बात हुई थी। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, बस जी घबरा रहा है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप हॉस्पिटल लेके चलिए, मैं पहुंच रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल लेके जाएंगे? तो उन्होंने कहा तीरथ राम, शायद दिल्ली में है, आपको पता होगा। तो मैंने बोला मैं पहुंच रही हूँ, आप लेके चलिए। पापा हैं? उन्होंने कहा हाँ पापा हैं। इतनी बात हुई थी मेरी। उसके बाद मैंने दर्शन दी को बताया, दर्शन दी मम्मी की तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मतलब जैसे भी होता है मतलब आगे वैसे अपडेट करना। मैंने बोला ठीक है। मैं तैयार हो रही थी, मैंने बस इतना, मतलब इतना सोचा कि बाहर कुछ बेडशीट सूख रही हैं, उन्हें अंदर कर दूं, कि क्या पता मुझे रात में मम्मी के यहाँ रुकना पड़े तो फिर सब कपड़े बाहर ही पड़े रह जाएंगे।
मैं बस बालकनी से कपड़े अंदर कर रही थी और आप यकीन मानिए बस वो कपड़े लेके आई हूँ। कपड़े चेंज करने के लिए मैंने अलमीरा खोली और कपड़े निकाले, उतनी देर में ही दिवाकर का कॉल आया। मैंने दिवाकर को बोला कि दिवाकर, मम्मी आपको पता है मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम जाना मत शालू, मैं आ रहा हूँ, मैं लेके चलूँगा तुमको। मैंने बोला कि इतनी दूर आप नोएडा से घर आओगे, उसके बाद आप मुझे लेके चलोगे, कितना दूर का हो जाएगा, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचो, मैं हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं शालू तुम घर से निकलना मत, तुम्हारे पास छोटा बच्चा है डुगू, उसको लेके तुम घर से निकलना मत, तुम घर में ही रहो, मैं आ रहा हूँ, मैं लेके चलूँगा। मुझे नहीं पता था क्या रीज़न है ये बोलने का उनका, बट उन्होंने यही बोला मुझे। तो मैंने कहा कितनी देर में पहुँच रही हूँ? उन्होंने कहा 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं 15 मिनट वेट कर रही हूँ। मैं 15 मिनट उन्होंने बोला था। उसी बीच में मुझे जहाँ मम्मी रहती थी वहाँ गली से एक कॉल आया बच्चे का। उसने कहा बुआ आप ना घर आ जाइए। मैंने बोला घर आ जाऊँ? कह रहे हाँ बुआ आप घर आ जाइए। पता नहीं क्यों यार दिल में आया कि मेरी माँ नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे ना अचानक से मन में आ गया कि मेरी माँ नहीं है। फिर मैंने उसको बोला, उस बच्ची को बोला, मैंने कहा, उसने कहा बुआ घर आ जाइए। मैंने बोला कि एक चीज़ बताएं माँ, मम्मी है कि नहीं है? उसने बोला कि बुआ दादी नहीं है। जब उसने बोला दादी नहीं है तो ट्रस्ट मी, मुझे मेरे पैरों के नीचे से ऐसा लगा कि किसी ने कुछ निकाल लिया है और मैं अब गिर पड़ी हूँ और मैं ज़िंदगी में कभी खड़ी नहीं हो पाऊँगी। मैं उसी वक्त मुझे लगा, मतलब ये एहसास हो गया कि मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ। नवरात्रे का दूसरा दिन था और मैं खड़ी थी माता रानी के सामने। मैंने कहा तुमने क्या कर दिया, ये तुमको नहीं करना था, ये तुमने बहुत बुरा कर दिया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ तुमने बहुत बुरा कर दिया माता रानी। तुमने 1 साल में 2 लोग मेरे से छीन लिए, वो भी ऐसे लोग छीन लिए जिसके ऊपर पूरी घर की छत रखी हुई थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम किससे कहेंगे अपना दुख दर्द? हम किससे क्या? मैंने कहा कम से कम एक माँ थी तो उसे फ़ोन करके कुछ बोल सकती थी कि मम्मी ये कमी है या ये ज़्यादा है या ये अच्छा है या ये बुरा है, लेकिन पीछे कोई आ रहा है तो हम बोल सकते थे। लेकिन अब मैं किससे क्या कहूँगी, किसके सामने क्या बोलूँगी मैं? मेरी हाँ किससे क्या कहूँगी मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने अभी तक इतनी चीज़ें हो गई 15-20 मिनट के अंदर, लेकिन मेरे फादर से बात नहीं हुई थी। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने अमन को फ़ोन किया, मैंने बोला अमन रो रहा था, बहुत तेज़ रो रहा था। अमन ने बोला दीदी मैं अनाथ हो गया, दीदी मैं अनाथ हो गया। और उस टाइम तक मैं अपने होश एक तरीके से आप कह सकते हो खो चुकी थी। मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था, सिर्फ रो रही थी, सिर्फ चीख रही थी। बिल्डिंग के सारे लोग आ गए थे पास में। वचन को फ़ोन करके बुलाया था मैंने। अमन ने कहा दीदी मैं तो अनाथ हो गया, अब मैं क्या करूं दीदी। उस एक वक्त पे मुझे लगा शालू अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं और अब रो कर कुछ मिलेगा नहीं। ये जो लड़का बोल रहा है ना मैं अनाथ हो गया, मुझे अब कुछ करके इसको लाइन पे लाना होगा, नहीं तो मतलब उस टाइम मुझे पता नहीं क्यों उसका दर्द अपने दर्द से बहुत ज़्यादा दिख रहा था। मुझे माँ हम दोनों ने खोई अपनी, लेकिन मुझे लगा कि यार मेरी तो शादी वादी हो चुकी है, कम से कम ज़िंदगी में ये चीज़ हो गया है, अपना बच्चा लेके अपने हस्बैंड के साथ हूँ। लेकिन इसका भाई चला गया, इसकी माँ चली गई, पापा हैं खाली। पापा जॉब करेंगे, किसको पालेंगे, किसको पढ़ाएंगे, कि वो कमा के लाएंगे। मतलब
बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ गई उसी वक्त। मैंने अभी तक अपनी माँ को देखा नहीं सामने से, लेकिन उस वक्त तक मेरे दिमाग में आ गया था, पूरी की पूरी कहानी चल गई थी कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब कैसे करना है चीज़ों को के साथ, कैसे मुझे अब कैसे आगे बढ़ना है। सब कुछ मुझे आ गया था समझ में। फिर मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था, इतना मैं गई, मम्मी को ज़मीन में लिटाया हुआ था, कोई उनके पास नहीं था, सिर्फ मेरा भाई छोटा वाला, उसको टाइफाइड हो रखा था, उसकी प्लेटलेट्स डाउन नहीं थी। वो अंदर कमरे में, पापा सर के ऊपर हाथ रखे गेट के बाहर खड़े हैं, मम्मी गैलरी में लिटाई हुई हैं, कोई औरत पास में नहीं थी, कोई रिश्तेदार पास में नहीं, सिर्फ एक वही कज़न ब्रदर थे, वही आसपास काम वाम देख रहे थे वहाँ पे। मुझे ये लग रहा था कि ईश्वर ने क्या कर दिया ये, और मेरे साथ ही क्यों कर दिया। मतलब आजकल बहुतों के साथ ये हो रहा है, अचानक डेथ हो जाना, बहुत जहाँ सुनो वहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन मेरे साथ कैसे, भगवान इतना गलत कैसे कर रहे हो। 2 लोग चले गए, दोनों में से एक भी होता ना, हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आबाद होती। या तो सिब्बू होता तो हम सोचते कि नहीं यार सिब्बू चलो यंग है, 26-27 साल का हो रहा है, इसकी शादी करवाते हैं, इसकी वाइफ आएगी, परिवार को संभाल लेगी, मम्मी चली गई कोई बात नहीं, अमन है, पापा है, सिब्बू है, उसकी शादी करवा देते हैं। पहले सिब्बू गया, साल भर के अंदर मम्मी भी चली गई। एक तरीके से परिवार जैसे ख़त्म सा होने लग गया। अभी पापा, अमन, मैं साथ में हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि हम साथ में रहें, अलग नहीं रह पाऊँगी मैं इन लोगों से यार। मैं कैसे करूँ चीज़ों को मैनेज, अभी कुछ नहीं पता, बट अभी तो हम सब दर्द में चल रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हमें अपने दिन काटने हैं, अपना जीवन काटना है अब। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग तो मैं बहुत हो गई हूँ, बहुत। मैंने अपने आप में बहुत महसूस किया कि नहीं, मुझ में बहुत ताकत है, बहुत कुछ सहने की ताकत है, बहुत कुछ मैंने सह लिया, बहुत कुछ। जब मैंने अमन को देखती हूँ ना तो मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसको ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। अमन को देख के मैं उसको हिम्मत देना शुरू कर देती हूँ कि मुझ में बहुत ताकत है, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो अचानक से यही डेथ थी उनकी, और कुछ बीमारी नहीं थी उनको। मेरी मॉम को कोई बीमारी नहीं थी, मतलब सीरियसली मेरी मदर को कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों ने कहा कि कोरोना है, ये है, वो है। ट्रस्ट मी, सारा काम मेरी मदर का मैंने किया है। जो एक बहू को करना चाहिए वो काम मैंने किया है, बेटी होके। उनको नहलाना धुलाना, उनको घी स्नान कराना मैंने और दर्शन दीदी ने, और उनको सजाना, जो काम बहू का होता है वो सब मैंने किया है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 1 महीना हो गया मेरी मदर को एक्सपायर हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उनको कोरोना होता तो सबसे पहले मुझे होता। मैंने उनको ऐसे छुआ था, मैं उनको पकड़ पकड़ के रो रही थी। हाँ बेटा, आप उनको पकड़ पकड़ के क्यों रो रही थी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर लो रही हो? नहीं। अच्छा, फिर आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। निकल रहे हैं मेरे। देखो स्माइल कर रही हूँ मम्मा। तो डुग्गू है, अमन है, पापा है। थोड़ा सा पापा डुग्गू के साथ बिजी रहते हैं, थोड़ा मन लगा हुआ है। हम लोग पापा को देख के चल रहे हैं। हम पापा को बोलते हैं, पापा आप कभी कमज़ोर मत पड़ना, अगर आप बढ़ गए तो हम नहीं जी पाएंगे। पापा हमसे कहते हैं कि कभी रोना नहीं, कभी आँख में आंसू लाना नहीं शालू। अभी तो मैं हूँ शालू, कभी आँख में आंसू, एक आंसू मत लाना शालू आँख में। अभी तो मैं हूँ ना, अभी तो मैं खड़ा हूँ। और ऐसे ही जब सिब्बू खत्म हुआ था तो मम्मी कहती थी कि तू क्यों रो रही है शालू, तू क्यों परेशान है, अभी तो हम लोग हैं तेरे लिए। भाई चला गया, माँ बाप तो है ना शालू, अभी क्यों रो रही है। अब माँ भी चली गई, अब बाप कहता है कि आँख से आंसू नहीं गिरना चाहिए शालू, मैं हूँ अभी।
मैं तो हूँ ना, एग्जैक्टली। यही सब चीज़ें थी यार, बट आप लोगों की सपोर्ट ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए मैं मुझे लगा पहले मुझे आपको अपडेट दे देनी चाहिए। बीच में थोड़ी थोड़ी शायद कुछ क्लिप्स वगैरह, जैसे मम्मी की जब अस्थियाँ हम लोग विसर्जन कर रहे थे उस टाइम पे दिवाकर गए थे, तो उन्होंने कुछ वीडियो वहाँ बनाया था विसर्जन का, अस्थियों का। उसके बाद मम्मी की जब 13वीं की थी तब सरजू जी गए थे वहाँ पे उनको अंतिम विदाई देने मम्मी को, उसका भी था। तो वो सब हो सकेगा तो मैं डाल पाऊँगी, नहीं हो पाएगा तो नहीं डाल पाऊँगी, बट हाँ वीडियोस थोड़ी बहुत बनी हुई है। इसके बाद हो सकेगा तो मैं डालूँगी, ओके। और अभी आप लोगों को यहीं पे बाय बोलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ यार आप सभी लोग स्ट्रांग रहिए और हेल्दी रहिए, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिए, मेंटेन करके चलिए। और हाँ, कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद करिए। जो हमारे साथ हुआ कि कोई पास नहीं आया, किसी ने छुआ नहीं, वो किसी और के साथ ना ही हो। तो क्योंकि बहुत दर्दनीय चीज़ होती है जब कोई रोज़ लोग आपके घर में घुस घुस के आप लोगों से बात करते हैं, आते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है किसी की तो आपके पास कोई नहीं होता है। ये सीरियसली बहुत दर्दनीय बात होती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, पहले पता कर लें कि हाँ सच में इंसान कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, मेंटेनेंस रखिए, एक दूरी बना के रखिए। नहीं है तो प्लीज़ हेल्प करिए दूसरों की, ऐसा मत करना। बाय।